So this is the fourth lecture of heat transfer and we have been discussing radiation in the last lecture. रेडिएशन में मैंने क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस किया उसको क्विक रिकैप देते हैं 2 मिनट में, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। हीट ट्रांसफर मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया। हीट ट्रांसफर में मैंने आप लोगों को बताया कि रेडिएशन में स्पेसिफिकली कि कुछ कंसेप्ट्स यूज करके हम रेडिएशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वो कंसेप्ट्स मैंने आपको क्या बताया। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था इमिसिव पावर क्या होता है। क्या होता है इमिसिव पावर? इमिसिव पावर होता है हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हीट रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और एक होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। ऑब्जेक्टिव पावर क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ऑब्वियसली इन दोनों का यूनिट सेम आएगा और वो आएगा वैट पर मीटर स्क्वायर। ये भी आएगा वैट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर के ये कंसेप्ट हो गए। उसके बाद मैंने आपको एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी, ट्रांसमिटिविटी के बारे में बताया था, जिनका एडिशन एक्चुअली 1 के बराबर होता है। और एब्जॉर्प्टिविटी वो होती है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ पावर एब्जॉर्ब हुई। रिफ्लेक्टिविटी होती है कितनी फ्रैक्शन ऑफ पावर रिफ्लेक्ट हुई इंसिडेंट के मुकाबले, या जितना इंसिडेंट हुआ उसमें से कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना एब्जॉर्ब हुआ और कितना ट्रांसमिट हुआ। अगर कोई बॉडी है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती है, वी कॉल इट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिविटी होती है 1। अगर पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर दिया तो ऐसी बॉडी को कहा जाता है परफेक्टली, आई थिंक व्हाइट बॉडी बोलते हैं उसको परफेक्टली। ओके, दैट इज जस्ट माय गेस। परफेक्टली व्हाइट बॉडी जिसमें रिफ्लेक्टिविटी बिल्कुल 1 है, मतलब पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं, कुछ ट्रांसमिट नहीं होता। और ये जो जिसमें ट्रांसमिटिविटी 1 है, आई थिंक ऐसे बॉडी को कहा जाता है अथर्मस बॉडी। आई थिंक थर्मस या पॉलीथर्मस। ठीक है, ओके सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिएशन एंड ट्रांसमिशन? बेटा रेडिएशन का मतलब है ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर से रेडिएशन निकल रहा है। इस बॉडी, ये बॉडी जनरेट कर रही है इसको, समझ रहा है क्या? ठीक है। और ट्रांसमिशन का मतलब है आर पार जाना। ट्रांसमिशन मतलब ये इधर से वेव आई और इसके आर पार निकल गई, ना उसने एब्जॉर्ब की और ना ही उसने रिफ्लेक्ट की। ये हो गया ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट हो गई वो उसके अंदर से। फर्क समझा क्या जोनाथन? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? अब देखो कोई नालायक है जो मुझे मंडे के टेस्ट टाइमिंग पूछ रहे हैं। अरे तुम ऑनलाइन अगर टेस्ट दोगे तो ऑनलाइन का टेस्ट तुमको दिन भर अवेलेबल रहेगा ना। अभी मुझे टेस्ट का टाइमिंग वाइमिंग मत पूछो यार, तुम अभी ध्यान दो इस पे, गधे हो, नालायको। टॉपिक छोड़ देते हो, बाकी फालतू चीजों पे फिर तुम्हारा चलता रहता है। मेन टॉपिक को समझो ना तुम पहले, अपन टेस्ट टाइमिंग वगैरह बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा ये मैं बोल रहा था कि जो बॉडी का ट्रांसमिटिविटी 1 है उसको अथर्मस बॉडी बोलते हैं। यस, जिसमें से पूरा का पूरा आर पार चला जाता है, पूरा का पूरा आर पार। ठीक है, एक सेकेंड ना। अथर्मस, अथर्मस ऑब्जेक्ट। एक मिनट, डायथर्मस नॉट अथर्मस। मैं वही बोल रहा हूँ डायथर्मस, डैम इट, डायथर्मस बॉडी absorbs all. A thermos body is the one that allows incident radiation to pass through it, to pass through it। समझ रहे हो? डायथर्मस ही
Diathermous body, not athermous. Diathermacy is the property of some fluids that allows rays of light through them without itself absorbing it. तो बिना उसको एब्जॉर्ब करे उसको अलाउ करने का, उसको बोलते डायथर्मस. ओके, नॉट अथर्मस, डायथर्मस. अथर्मस का आई थिंक कुछ और मीनिंग है आई गेस. ओके, डायथर्मस, वेरी गुड. अच्छा, तो ये इसके बारे में बात कर रहे थे अपन, रिफ्लेक्टिविटी वगैरह वगैरह. और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको स्टीफन्स लॉ समझाया था. स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ या स्टीफन्स लॉ क्या था कि इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4. सो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी सिग्मा टी पावर 4. तो ये ब्लैक बॉडी के लिए होता है. सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 टेन टू द पावर -8. ठीक है, इसका यूनिट आता है वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4. वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4 ये आता है ना. ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E इज इक्वल टू आएगा स्मॉल e इंटू EB. स्मॉल e क्या है, इमिसिविटी. स्मॉल e इज इमिसिविटी. ये हो जाएगा E इज इक्वल टू स्मॉल e सिग्मा टी पावर 4. अभी आते हैं अपन बाकी के लॉज पे. ये स्टीफन्स लॉ हो गया. बाकी के लॉ क्या है देखो, उसमें से पहला देखता हूं मैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. व्हाट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट, अगर तुम किसी भी चीज का या ब्लैक बॉडी या किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी का तुम रेडिएशन अगर ऑब्जर्व करते हो, जैसे ये बॉडी है और इसमें से रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, इसमें से रेडिएशन निकल रहा है. अब ये जो रेडिएशन इसमें से निकल रहा है, ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन की कुछ ना कुछ तो वेवलेंथ होगी, डेफिनेटली लैम्बडा. तो रेडिएशन जो निकलता है उसकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है. मतलब वेवलेंथ की एक रेंज होती है, कोई फिक्स वेवलेंथ नहीं निकलती उसमें से. वेवलेंथ की एक रेंज होती है, लेकिन हर वेवलेंथ पे निकलने वाली एनर्जी अलग अलग होती है. तुम अगर ग्राफ निकालते हो इसका, लेट अस से एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड और यहां पे वेवलेंथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है. तो एक वेवलेंथ ऐसी होती है जहां पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट होगी. सो दिस वेवलेंथ at which maximum energy is emitted, maximum energy is emitted is lambda max. let us say ये lambda max है. lambda max मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है. lambda max मतलब ऐसी वेवलेंथ जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है. अब अगर तुम टेम्परेचर उस बॉडी का बढ़ा देते हो, ये बॉडी का टेम्परेचर है, ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर, बॉडी का ऑब्सोल्यूट टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, तो ग्राफ जो है ना वो कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाता है, इधर थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट हो गया ग्राफ. ठीक है, ये टेम्परेचर T1 है, ये T2 है. तुमने और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ग्राफ और ऐसा शिफ्ट हो जाएगा T3. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता है. टेम्परेचर बढ़ाने से ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होता है. तो T3 इज मोर देन T2 इज मोर देन T1. T3 is more than T2 is more than T1. Or you can say that absolute temperature is proportional to, inversely proportional to lambda max. Right? The wavelength at which maximum energy is emitted is inversely proportional to absolute temperature. The wavelength at which maximum energy is emitted or radiated is inversely proportional to absolute temperature, absolute temperature of the body. उस बॉडी के absolute temperature पे वो डिपेंड करता है.
एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. सो यू कैन से दैट लैम्बडा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आएगा यहाँ पे. ये कांस्टेंट को रेफर किया जाता है लेटर स्मॉल b से, विच इज कॉल्ड एज वेन्स कांस्टेंट. वेन्स कांस्टेंट. और ये जो लॉ है इट इज कॉल्ड एज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वेन्स डिस्प्लेसमेंट. समझे कि नहीं समझे एवरीबॉडी? यहाँ पे ये जो वेन्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 2.98 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर केल्विन. आई थिंक नॉट 2.98. क्या बोल रहा हूं मैं यार, ये छोटी छोटी चीजें. वेन्स कांस्टेंट 2.98 नहीं 89 है. ये भाई 2.98 नहीं 89 है वो. 2.89 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन. करेक्ट. कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है. क्वेश्चन क्या था पता नहीं. 2.98 नॉट 2.89 नॉट 98. 2.89 into 10 to the power -3 मीटर केल्विन. ये हो गया वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. वेरी इजी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ठीक है. आई डोंट थिंक इसमें अभी किसी को दिक्कत होगी या आनी भी चाहिए. ओके हाँ बेटा. सर वेन्स लॉ आपल्याला टेम्परेचर आणि लॅम्बडा मागचं रेस्पेक्ट देतोय ना, आणि आपण जेव्हा हीट करतो बॉडीला तेव्हा रेड लाईट का एमिट होतो? तेव्हा काय काय एमिट होतो? म्हणजे रेड सर्विस होतं. बेसिकली काय होतं माहिती आहे का, आता समजा लेट अस टेक पीस ऑफ आयर्न. कन्सिडर आयर्न. जेव्हा आयर्नला आपण गरम करतो तर पहिले त्याचा कलर थोडासा ऑरेंज टाइप होतो बघ. ऑरेंज नंतर येलो टाइप होतो. येलो नंतर थोडासा व्हाईटिश होऊन जातो बघ. आणि मग रेड टाइप होऊन लागतो. येलोच्या आधी थोडासा रेडिश असतो. रेडिश स्टार्टिंगला रेडिश असतो आय थिंक. सॉरी डायरेक्ट नंतर येलो नंतर नाही. एक सेकंड हा. पहिले इनिशियली रेड असतं ते आय थिंक. जेव्हा आपण सुरुवातीला हॉट करतो ना तेव्हा रेड, रेड नंतर ऑरेंज, ऑरेंज नंतर ऑलमोस्ट येलो टाइप होऊन जातं ते खूप जास्त हीट केल्यावर. तर बेसिकली लॅम्बडा बघ, लॅम्बडा याचं किती असेल 700 नॅनोमीटर ना. याचं 700 पेक्षा कमी येईल काहीतरी 650. याचा मला वाटतं 550 पर्यंत. तर वेवलेंथ कमी कमी होत चालली ना. ते म्हणजे तो जो स्पेक्ट्रम आहे, स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम लेफ्टला शिफ्ट लागला ना. हा जो स्पेक्ट्रम आहे, हे जो ग्राफ आहे, हा ग्राफ. आयर्नला जर गरम केलं तो रेड कलरचा होतो ना. हा ना. हो ना. मग हे काय रेड, रेड नंतर अजून गरम केलं की ऑरेंज, मग अजून गरम केलं की येलो. खूप जास्त गरम केलेलं होतं ना आयर्न. रेड, ऑरेंज, येलो. तर वेवलेंथ बघ ना 700, 650, 550. वेवलेंथ कमी कमी होत चालली ना. आलं लक्षात? ओके सर. है ना. वेवलेंथ टेम्परेचर वाढवतं तर वेवलेंथ कमी कमी होत चालली. कारण त्याच्यातून जे रेज बाहेर निघतायत ते डॉमिनंटली रेड कलरचे असतील जर तू 300-400 डिग्री पर्यंत गरम केलं तर. डॉमिनंटली ऑरेंज असतील 700-800 वर गरम केलं तर. डॉमिनंटली येल्लो असतील जर 1000-1200 डिग्री सेंटीग्रेड केलं तर. आणि अजून टेम्परेचर नेलं तर मग तर ते म्हणजे मला वाटतं ऑलमोस्ट व्हाईटिश टाइप होऊन जातं ते आणि मग मेल्ट होतं डायरेक्ट. तर अशा प्रकारे जशी तुम्ही टेम्परेचर वाढवता तर जो स्पेक्ट्रम आहे पूर्ण. आता ऍक्च्युली याच्यामध्ये असं नाही की या कलरची एनर्जी बाहेर निघत नाही. या कलरला पण एनर्जी बाहेर पडते ना, या वेवलेंथला पण त्याची एनर्जी जास्त नाही. सगळ्यात जास्त ज्या वेवलेंथची एनर्जी आहे की ज्या वेवलेंथला जास्त एनर्जी बाहेर पडते ती वेवलेंथ आहे लॅम्बडा मॅक्स. आणि ती लेफ्टला शिफ्ट लागली बघा. ठीक आहे. 1 2 3 शिफ्ट लागला लेफ्टला. याला वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. त्याच्यानंतर आहे बघा सेकंड, आपण येऊ किर्चॉफ्स लॉ कडे. Now Kirchhoff's law is concerned about absorptivity, which is defined as heat absorbed and heat incident. यांचा रेशियो आहे absorptivity and emissivity. Emissivity is small e
इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन इमिसिव्ह पॉवर ऑफ द ब्लॅक बॉडी. हे दोन कन्सेप्ट आहेत किर्चॉफ लॉ मध्ये. ऍब्झॉर्प्टिव्हिटी इज हीट ऍब्झॉर्ब पर युनिट हीट इन्सिडेंट and emissivity is heat emitted per unit heat emitted by black body, क्योंकि ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा हीट एमिट करती है किसी भी टेम्परेचर पे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू किर्चॉफ्स लॉ absorptivity of any body is equal to emissivity, is equal to its emissivity. किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी उसके एमिसिविटी के बराबर होती है. किसी भी बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी उसके एमिसिविटी के बराबर होती है. मतलब A इज ऑलवेज इक्वल टू E. दिस इज किर्चॉफ्स लॉ. अभी देखो इस किर्चॉफ्स लॉ का जो प्रूफ है वो तुम्हारे बुक में थ्योरेटिकल प्रूफ दिया हुआ है. थ्योरेटिकल प्रूफ मतलब ऐसा इमेजिन करो कि एक रूम है, आइसोलेटेड रूम है, आइसोलेटेड, और इस रूम में दो बॉडीज है, एक ब्लैक बॉडी है और एक ऑर्डिनरी बॉडी है, और रूम के वॉल्स कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, कोई कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सिर्फ दो ही बॉडीज है यूनिवर्स में, ये आइसोलेटेड रूम में. और ये आइसोलेटेड रूम मतलब इसका बाहर के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है. ठीक है, ओके, इसका बाहर के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है. अब मुझे बताओ, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा, ब्लैक बॉडी से, वो कितना होगा? वो होगा EB. सारंग, मैंने सही बोला क्या बेटा? ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन निकलेगा वो कितना होगा? EB. ओके, और उसमें से वो सारा का सारा रेडिएशन किस पे गिरेगा? एक ही बॉडी ना उसके साइड में, तो उसी पे गिरेगा. ये एब्जॉर्ब कितना करेगा? ये एब्जॉर्ब, हाँ, तो इसकी एब्जॉर्प्टिव पावर कितने की? एब्जॉर्ब कितना करेगा? ये A इंटू EB एब्जॉर्ब करेगा ना. इतना एब्जॉर्ब करेगा, इतना एब्जॉर्ब करेगा. लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ ये खुद भी तो एमिट करेगा कुछ बाहर. खुद भी तो एमिट करेगा ना. ऑर्डिनरी बॉडी भी तो एमिट करती है ना. तो बेटा ऑर्डिनरी बॉडी की एमिसिव पावर कितनी होती है सारंग? ऑर्डिनरी बॉडी की एमिसिव पावर ये ना सर, Q लम E sigma T to the power 4. मतलब E इंटू EB ना. यस सर. दिस इज द एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. Emissive power of ordinary body. Now suppose black body and ordinary body are in thermal equilibrium. Ordinary body and the black body are in thermal equilibrium. तो thermal equilibrium में तो ये दोनों इक्वल आने चाहिए ना एक दूसरे के. Yes, sir. तो A into EB is equal to small e into EB. तो EB will get cancelled and A is equal to E ना. यस सर. तो ऐसा थ्योरेटिकल प्रूफ है, बुक में तुम्हें मिलेगा ऐसा थ्योरेटिकल प्रूफ. मतलब ये जो होगा ना, ये थ्योरेटिकल प्रूफ होगा. ये जो है ये होगा A इंटू ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर लेटर से T ले लिया. ठीक है, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर T1 ले लिया, उस पर गिरेगा कितना? A इंटू सिग्मा T1 पावर 4, राइट. ये और ये उसने एमिट किया, इसका खुद का टेम्परेचर लेटर से T2 है, आएगा स्मॉल e इंटू सिग्मा T2 पावर 4. लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम में दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों का ऐसे कैंसिल होके A इक्वल टू E आ जाएगा. ऐसा थ्योरेटिकल प्रूफ बुक में तुमको दिया होगा. बोर्ड्स में है क्या ये चैप्टर रेडिएशन? अभी सिलेबस चेंज है ना, तो उसमें डेफिनेटली ये थ्योरेटिकल प्रूफ होगा किर्चॉफ लॉ का. किर्चॉफ लॉ का थ्योरेटिकल प्रूफ. So basically Kirchhoff law says that absorptivity is equal to emissivity. तो ब्लैक बॉडी की इमिसिविटी भी 1 है और ब्लैक बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी भी 1 है. तो ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एमिट करती है और पूरा का पूरा उसके ऊपर गिरने वाला एब्जॉर्ब कर लेती है. A is equal to E.
ओके, गॉट इट? दैट इज एब्जॉर्प्टिविटी एंड एमिसिविटी फॉर यू, दोनों इक्वल होती है। ये हो गया किरचॉफ का लॉ, और इसको भी यूज करते हैं अपन। तो बहुत बार अगर तुमको ए ई की वैल्यू नहीं दी, ए की वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे सीधा तुम ए भी यूज कर सकते हो, बिकॉज ई इज इक्वल टू ए ना, यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ए और ई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये हो गया किरचॉफ्स लॉ। और अगला है देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। Now what is Newton's law of cooling? Now let me tell you. Newton's law of cooling states that, easy law, actually straightforward। न्यूटन ने क्या, मतलब तुम कहोगे कि यार इसमें तो कुछ स्पेशल है भी नहीं, मतलब तो न्यूटन का लॉ ये है कि एनी बॉडी लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर विद हैविंग हाई टेम्परेचर द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जो थीटा नॉट है इसका थीटा है, तो एनी बॉडी, तो इसका रेडिएशन से वो कूल डाउन होगी ना, इट विल कूल डाउन। तो रेट ऑफ कूलिंग of a hot body in a atmosphere, rate of cooling of a hot body in atmosphere is directly proportional to difference in temperature of the body and surrounding, तो बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है उसको रेट ऑफ कूलिंग प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली रेट ऑफ कूलिंग इज डी थीटा बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू, इसका टेम्परेचर थीटा, ये थीटा नॉट, थीटा माइनस थीटा नॉट, रेट ऑफ कूलिंग। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। यू कैन से डी थीटा बाई डी टी is equal to k into theta minus theta naught, where k is equal to constant। आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, डी थीटा, इसको इधर लेके जाओ, ये आएगा थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के डी टी। अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के टी का इंटीग्रेशन टी। तो लॉग हटाने के लिए, और यहाँ पे लिमिट्स भी आएंगे ना, लिमिट्स आएंगे। इनिशियल टेम्परेचर क्या लेना है बॉडी का, थीटा 1 ले लो, और फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 ले लो। शुरुआत तुमने थीटा 1 से की, फाइनल टेम्परेचर थीटा 2 आया, तो पहले अपर लिमिट पुट करो इसमें, यहाँ पे भी टाइम का लिमिट ले लो, T2 टू T1 टू T2 टाइम, T1 टू T2, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा नॉट माइनस लॉग ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, लेट मी कॉल इट के डेल्टा टी। या टाइम को 0 टू टी करने का मुझे बताओ, टाइम के लिमिट 0 टू टी करने के, 0 टू टी, तो ये हो जाएगा t माइनस 0, ये हो जाएगा t। ओके, तो बेसिकली आ जाएगा लॉग ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट, बिकॉज लॉग ऑफ समथिंग माइनस लॉग ऑफ समथिंग इज इक्वल टू लॉग ऑफ समथिंग बाय समथिंग, ओके, इज इक्वल टू के टी। हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ई पावर के टी। तुमको लॉग हटाने का है, लॉग हटाने का तो ई की पावर लेनी पड़ेगी, ठीक है। हो जाएगा थीटा 2 माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई पावर के टी, ये ब्रैकेट राइट में लेके गया, तो थीटा 2 आएगा, जो अभी का टेम्परेचर है थीटा 2 वो आएगा, थीटा नॉट को उधर लेके जाओ, थीटा 1 माइनस थीटा नॉट ई पावर के टी प्लस थीटा नॉट, तो ये अभी का टेम्परेचर नाउ, दैट इज आफ्टर
टाइम टी, टाइम टी के बाद वाला टेम्परेचर बॉडी का, ये है इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस, ये इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस है, और ये सराउंडिंग टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर। अगर तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये टाइम है, ये टेम्परेचर है, शुरुआत में यहां से शुरू होगा और बाद में ग्राफ ऐसा लॉगरिथमिक आता है, ये आएगी एसिम्पटोट आएगी ऐसी, ये थीटा नॉट है, ये थीटा 1 है। तो अभी टाइम कितना हुआ, टी हुआ ना टाइम, तो अभी ये टेम्परेचर है, अभी टी टाइम हुआ, अभी ये टेम्परेचर, ऐसा ग्राफ आता है। समझे कि नहीं समझे? You get a graph like this, exponential graph। शुरुआत में बॉडी बहुत जल्दी कूल डाउन होती है और फिर बाद में कूल डाउन होने को टाइम लगता है। क्यों लगता है टाइम ज्यादा? शुरुआत में बहुत जल्दी कूल डाउन होगी बॉडी, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा ना। तो लेट से किसी चीज का तुमने 100 डिग्री टेम्परेचर किया, आयरन है उसका 100 डिग्री किया, तो एटमॉस्फेयर के साथ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, तो शुरुआत में बहुत जल्दी जल्दी कूल डाउन होगी वो, लेकिन बाद में उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर के साथ उसका उतना टेम्परेचर का फर्क नहीं रहेगा, फिर उसकी कूल डाउन की स्पीड कम हो जाएगी। अब अगर एग्जाम में इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ गए तो क्या तुमको ये लॉगरिथम वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? नहीं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें लॉगरिथम वाला इक्वेशन यूज करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, तुम सीधा ये इक्वेशन यूज कर सकते हो। कौन सा वाला इक्वेशन? सीधा ये डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू के इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। इसको अपन ऐसे लिखेंगे एवरेज में, ये डी थीटा है ना तो डेल्टा थीटा, डी टी ना ये डेल्टा टी इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट, ये थीटा है ना ये आएगा थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन मोर ऑफन रादर देन यूजिंग दिस इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन यूज करने से अच्छा है अपन वो नॉर्मल इक्वेशन यूज करेंगे, लीनियर वाला। लेकिन इसको याद रखो, अगर एग्जाम में पूछ लिया तो तुमको पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, यू शुड बी इन द नो ऑफ दिस थिंग्स, मतलब ये चीजें तुमको पता होगी, बेहतर है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? चलो भाई, सारंग समझ में आ गया एवरीबॉडी? भूषण, श्रीषा, चलो एक दो क्वेश्चन करें इसके बेसिस पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे कुछ क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेटर से तुमको कहेंगे in 5 minutes, if in 10 minutes, a body cools down from 70 degree to 60 degree, find the time it takes to cool down, find the time it will take to cool down to 50 degree centigrade further. In 10 minutes the body cools down from 70 to 60 degree centigrade, find the time it will take, तो और 50 डिग्री पे जाने के लिए टाइम कितना लगेगा? ठीक है, 70 डिग्री से 60 डिग्री को टाइम लगता है 10 मिनट, तो 60 डिग्री से 50 डिग्री को टाइम कितना लगेगा? दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन में क्या आएगा? अगेन 10 मिनट, दूसरा ऑप्शन मोर देन 10 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन लेस देन 10 मिनट्स, लास्ट ऑप्शन might be anything, cannot be predicted, might be anything। तुम बताओ क्या आंसर आएगा इसका? बराबर 10 मिनट लगेंगे क्या? और सराउंडिंग टेम्परेचर देता हूं मैं आपको, सराउंडिंग टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग टेम्परेचर 25,
सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25। सारंग बोल रहा है कि 10 मिनट से ज्यादा ही लगेंगे सर। डू यू एग्री एवरीबडी, ऑल ऑफ यू? सारंग इज सेइंग कि सर 10 मिनट से तो ज्यादा ही लगने वाले हैं। भूषण, आदित्य, श्रीषा, कल्याणी, क्या लगता है तुमको? श्रुति, नक्षत्रा, अभिलाषा, गिरिजा? आदित्य बोल रहा है हाँ सर 10 मिनट से ज्यादा ही लगेगा। चलो 10 मिनट से ज्यादा ही लगेगा, तो कितना लगेगा कैसे फाइंड करेंगे? सर वो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे हमें दो। हाँ, हमें ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन लिखने पड़ेंगे। पहले 10 मिनट के लिए क्या आएगा? पहले 10 मिनट के लिए इक्वेशन बेसिकली ये लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। ठीक है, तो पहले केस में डेल्टा थीटा कितना है? पहला केस में 10 डिग्री है, ऊपर आएगा 10 डिग्री। पहले केस में डेल्टा टी कितना है? 10 मिनट है, तो 10 मिनट है इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट थीटा एवरेज। थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर कितना है, एवरेज टेम्परेचर। अब देखो बॉडी का टेम्परेचर पहले 70 था, फिर 60 हो गया, तो बॉडी का टेम्परेचर तो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है ना। बॉडी का कोई फिक्स टेम्परेचर तो नहीं है 70 या 75 या 72 या 65 वगैरह। बॉडी का टेम्परेचर ग्रेजुअली 70 से कम हो रहा है, 70, 69, 68, फिर 67, वो उसके आगे आगे 60 तक। तो एवरेज लेना पड़ेगा अपने। क्या लेना पड़ेगा इसका? एवरेज। वी विल हैव टू टेक एवरेज। तो एवरेज कितना आएगा? 60 और 70 का। 60 और 70 का एवरेज कितना आएगा? 65 आएगा ना। ये एवरेज लेना पड़ेगा 65 डिग्री माइनस थीटा नॉट कितना दिया है? 25 डिग्री। यह आएगा इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन में क्या हो रहा है? तुम अभी जा रहे हो 60 से 50, तो अभी डेल्टा थीटा अगेन कितना है? 10 डिग्री। टाइम कितना है निकालना है, के वही का वही। अब इन दोनों का एवरेज क्या आएगा? 60 और 50 का। 60 और 50 का एवरेज आएगा 55। 55 एवरेज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी माइनस सराउंडिंग इज 25। ये आ गया इक्वेशन नंबर। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने, तो पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करो, पहले से दूसरे को डिवाइड करो। देखो क्या क्या कैंसिल होता है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड कैंसिल, डेल्टा टी ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में। सो डेल्टा टी बाय 10 मिनट्स इज इक्वल टू के और के कैंसल्ड। ये कितना आएगा? 65 माइनस 25 40, 40। और 55 माइनस 25 30। 30। तो अल्टीमेटली अपना आंसर क्या आएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 0 कैंसल, 4/3 इंटू 10, 40/3 दैट इज 13.33 मिनट्स। इतना टाइम लगेगा और 10 डिग्री से टेम्परेचर कम होने के लिए। ऐसे क्वेश्चन रहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, मैं दूं क्या एक ऐसा एक क्वेश्चन, आप करोगे? इजी क्वेश्चन है। लेट मी गिव यू अनदर क्वेश्चन। सर हाँ बेटा। ते सराउंडिंगचं टेम्परेचर दिलेलं नसेल नहीं, तर मग कभी 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 क्या करते हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर फाइंड करो ऐसा बोलते हैं। तर 3 इक्वेशन आहे थांब आपण एक क्वेश्चन करू तसा। हा, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी goes from 100 degree centigrade to 80 degree centigrade in let us say 10 minutes, and then from 80 degree centigrade to let us say अगले 10 मिनट में फिर 20 डिग्री कम नहीं होगा, 20 डिग्री से थोड़ा लेट अस से 80 टू 70 नहीं 70 से और कम चले जाओ, 68 66 डिग्री सेंटीग्रेड इन नेक्स्ट 10 मिनट्स।
फाइंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, फाइंड टेम्परेचर ऑफ, अब सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं दिया, लेकिन क्या कहा, पहले 10 मिनट में टेम्परेचर आता है 100 से 80, 100 टू 80, और अगले 10 मिनट में 80 टू 66, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना ही निकाला। अगेन यू राइट डाउन द सेम इक्वेशन, दैट इज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इक्वल टू के इंटू थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट। अब देखो मैं दोनों का इक्वेशन लिखता हूँ, ध्यान दो। पहले वाले में डेल्टा थीटा कितना है, 100 टू 80 मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और डेल्टा टी कितना है 10 मिनट, इक्वल टू के। थीटा एवरेज कितना आएगा, 100 और 80 का एवरेज है 90 डिग्री, और ये थीटा आएगा 100 और 80 का एवरेज है 90 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे वाले का इक्वेशन कैसा आएगा, अभी तुमने टेम्परेचर कितना किया 80 से 66, 80 टू 66, अब 80 टू 66 का एवरेज कितना है भाई, 80 टू 66 का एवरेज कौन बताएगा मेरे को, 73 73 ये आएगा 73 माइनस थीटा, और टेम्परेचर कितना कम हुआ ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी 10 मिनट में हुआ है। ये दूसरा इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, पहले को दूसरे से डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, यहाँ पे के और के गया, 10 मिनट भी गए, ये आ जाएगा 20/14 इक्वल टू 90 माइनस थीटा और 73 माइनस थीटा, डिवाइड करो, ये आएगा 10 और नीचे क्या आएगा 7, 10 इंटू 73 माइनस थीटा, 7 इंटू 90 माइनस थीटा, सिंप्लीफाई करो इसको, 730 माइनस 10 थीटा, 630 माइनस 7 थीटा, ये 10 थीटा उधर जाके क्या होगा प्लस 10 थीटा, और ये 630 इधर आके माइनस होगा, 730 माइनस 630 कितना आएगा ये 730 माइनस 630 इज 100, और ये 10 थीटा माइनस 7 थीटा इज 3 थीटा, theta will be equal to 100/3, that is 33.3 degrees centigrade. 33.33 This is the temperature of the surrounding, theta naught. all lakshya beta, you just have to Yes, write down these equations, that's all. अब obviously टाइम पर नसलं दिलं तर नहीं, ये वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना, इसमें से इक्वेशन, ये जो इक्वेशंस मैंने बनाए, इसमें से हमेशा एक या दो चीजें मिसिंग रहेगी, और जो चीज मिसिंग है उसको कैंसिल करके दूसरी वाली चीज फाइंड करिए। जैसे यहाँ पे के नहीं दिया हुआ, के दिया है यहाँ पे नहीं, तो लेकिन के को मैंने कट कर दिया ना, तो बचा थीटा नॉट। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करो, मतलब डिट्टो सेम नहीं, थोड़ा सा अलग, लेकिन तरीका वही है, तुमको ये इक्वेशन लिखने हैं बेसिकली, ये इक्वेशन लिखने हैं, तरीका वही है, ठीक है। लेट मी गिव यू इट, लेट मी गिव द इक्वेशन। ये एग्जांपल करो, हाँ ये एग्जांपल है, इफ ए बॉडी cools down from 80 degree centigrade to, let us say 70 degree centigrade in 12 minutes, okay, if surrounding temperature is 35 degree centigrade, find the time in which टाइम मत फाइंड करो, अच्छा फाइंड टाइम मत फाइंड करो, फाइंड इट्स टेम्परेचर आफ्टर नेक्स्ट 10 मिनट्स, अगले 10 मिनट बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। 80 डिग्री से 70 डिग्री आ गया वो पहले 12 मिनट में, तो अगले 10 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर कितना होगा। चलो भाई ट्राई करो इस क्वेश्चन को। आई एम गिविंग यू 1 मिनट।
The body cools down from 80 degrees centigrade to 70 degree in 12 minutes of if surrounding temperature is 35. Find its temperature after next 10 minutes. अगले 10 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर फाइंड करो. सेम इक्वेशन आएगा. देखो क्या आएगा इक्वेशन यहाँ पे फिर से. डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट. टेम्परेचर कहां से कहा जा रहा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 72. अब कितना होगा पता नहीं. ठीक है, इसको टाइम लग रहा है 12 मिनट, इसको लगेंगे 10 मिनट. चलो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं. पहला इक्वेशन आएगा डेल्टा थीटा इज 80 से 70 10 डिग्री, टाइम लगा 12 मिनट. 3.39. इसका एवरेज आएगा 75 माइनस 35. कितना है बेटा आंसर? 63.39. 63.39 मतलब 63.4. ओके, लेट अस सी. ये पहला इक्वेशन आया होगा बेटा तुम्हारा. ठीक है, दूसरे इक्वेशन में Yes, sir. टेम्परेचर कितना कम हो रहा है पता नहीं कितना कम हो रहा है. 70 से थीटा गया ना, तो ये आएगा Minus theta 70 by माइनस थीटा 2 अपॉन by 10. 10 बाय 10 इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट. अब 70 और थीटा का एवरेज क्या आएगा? 70 प्लस थीटा बाय 2, ये एवरेज आएगा ना, माइनस ये कितना है 35. ये आएगा इक्वेशन नंबर 2. फिर से क्या करना पड़ेगा? इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से फिर से डिवाइड करो. ठीक है, अभी क्या हो जाएगा ये कुछ कैंसिल वैंसिल होता है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा. ये कैंसिल हो जाएगा. ये 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे ये 5 आएगा, ये कितना आएगा 6. फिर 2 से डिवाइड करो, ये कितना आएगा 3 और ये आएगा 5. ये 5 ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर. ये का 5 इंटू 5 25, नीचे 3 बचेगा बस 3, और नीचे ये भी बचेगा 70 माइनस थीटा इज इक्वल टू ये कितना आएगा k इंटू 75 माइनस 35 इज 40 अपॉन k इंटू इन ब्रैकेट ये होगा 70 प्लस थीटा माइनस ये 2 है, इसके नीचे कुछ है मतलब 1 है. 35 70 डिवाइड बाय ये क्या है 2. अब यहाँ पे k गया, ये 2 भी ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता न्यूमरेटर में. आएगा 40 इंटू 2 80. ये 70 माइनस 70 कट हो जाएगा, नीचे थीटा बचेगा बस. ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करो. ये थीटा को इधर लेके आओ, थीटा को इधर लेके आएंगे, ये आएगा 25 थीटा 40 इंटू 2 इज 80 और ये इंटू ये भी आएगा इंटू 3 इंटू 70 माइनस थीटा. इसको 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, इसको 5 से डिवाइड करो, 16 पंचा 80, 16 त्रिक 48 48 70 माइनस थीटा इक्वल टू 5 थीटा. सिंप्लीफाई करो भाई, 5 थीटा इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करो 48 इंटू 70 माइनस 48 थीटा. 48 थीटा इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 5 कितना होगा 53 थीटा इक्वल टू 48 70. सो थीटा इक्वल टू 48 इंटू 70 बाय 53. गिरिजा यही आया था बेटा. अब Yes, sir. सर हाँ हाँ वरती का एक मिनट सर 70 प्लस थीटा. यस सर, करेक्ट है ना. नो सर, it means 70 minus theta की बात कर रहा हूँ सर. कैलकुलेटर 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 से करना पड़ेगा ये, क्योंकि 53 तो अभी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर के फैक्टर्स तो नहीं आएंगे.
63.39. करेक्ट है 63.39। Yes. तो Sir, 63 63.39. ये अपना आंसर आ गया, फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। ओके, अब वैसे तो अभी मैंने आपको कहा था कि जो सुबह की वर्कशीट है वो करेंगे। वर्कशीट तो है मेरे पास। आई थिंक अभी यहाँ पे हीट ट्रांसफर की पूरी थियरी कवर हो गई। अभी काम रहता है बस प्रैक्टिस का, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आता ते वर्कशीट आम्हाला टाकून द्या, आम्ही सॉल्व्ह करतो, मग डॉट्स करून ओके, मेरे पास Yes, sir. एक और वर्कशीट है। मैं जो हीट ट्रांसफर की जो वर्कशीट्स है, मतलब जितनी भी वर्कशीट्स है, मैं एक काम करता हूँ, सारी की सारी वर्कशीट्स टोटल मुझे लगता है कि 6 वर्कशीट्स में इन प्रिंटेड फॉर्म दे चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में। और एक और हाँ। वर्कशीट है 7th, वो भी है हीट ट्रांसफर पे ही है, वो भी है मेरे पास। मैं वो सारी की सारी वर्कशीट का जो पीडीएफ है वो मैं अपलोड कर देता हूँ ऐप पे अभी 10 मिनट में। आप वो Yes, sir. सारे के सारे देख लो, ठीक है। Yes, sir. कल संडे ऑफ रहेगा और मंडे को एग्जाम होगी, ठीक है। संडे को ऑफ रहेगा, मंडे को एग्जाम होगी। मंडे के एग्जाम के लिए काफी टाइम दिया जाएगा। टाइम में कोई अड़चन है तो अपने ऑफिस में कॉल करके कंफर्म कर लेना, ठीक है। लेकिन अड़चन सर नहीं, ऑफलाईन एक्झाम सकाळीच असेल ना 7 ते 8? ऑफलाइन एग्जाम रेगुलर लेक्चर टाइमिंग पे होगी। ओके।